कि जब तक नारायण सिंह जी जिंदा थे, नौकरी में रहे तब तक और नौकरी से रिटायर होने के बाद भी वो लगातार सक्रिय रहे। उनके समय में आपकी शाखा बहुत सक्रिय शाखा मानी जाती है। उनके समय में आपने ये भी देखा कि किसी टाइम में जब बहुत पुरानी बात है, एक दशक पहले की बात होगी कि जब ऑल इंडिया की कभी हड़ताल आई तो उस हड़ताल को कामयाब बनाने के लिए वे साथी अपने कुछ साथियों को लेके दिन रात लग जाते थे, किसी भी तरीके से हड़ताल कामयाब होनी चाहिए, इतनी मेहनत के साथ वो काम करते थे। जयपुर डिपो को भी सपोर्ट करते थे। हाँ, जयपुर डिपो में पहुंच जाते थे। एक बार तो बीएमएस वालों ने जयपुर डिपो की हड़ताल कराने के लिए होने नहीं थी, वैशाली में हो गई थी हड़ताल, वहां गए, उनके खिलाफ बीएमएस वालों ने मुकदमा दर्ज कराया था, वहां पर कोर्ट में मुकदमा तक चला उनके खिलाफ में। तो वैसे साथी थे। और 1990 की 72 दिन की हड़ताल, अब आप कहते हो तो 72 दिन की हड़ताल वाला है नहीं जिसने की होगी, है कोई? ये आप हो जमाने वेरी गुड। तब तो आप इतने पुराने साथी के निश्चित रूप से 2-3 ही मिले यहाँ पे। मैं तो हुई, अब तो हड़ताल खत्म हुआ तो उस वक्त भी, तो उस वक्त में उस हड़ताल के अंदर भी गुरिल्ला युद्ध होता है, अपना अखबारों में पढ़ते हो कई बार गुरिल्ला युद्ध होता है। तो कुछ लोग प्रशासन की शय के ऊपर गाड़ियां चलाते थे और प्रशासन की शय के साथ खुली छूट की टिकट काटो मत काटो, तो स्वार्थ में या रक्षा कमाने का मौका मिल रहा है तो गद्दारी कर रहे थे। तो वो सड़कों पे जाके जंगलों में फिर उस साथियों की टीम के लेके और निश्चित रूप से गाड़ियों को रोक देते थे। तो जंगल के अंदर जो है पुलिस पकड़ नहीं पाती थी, इस तरह से गुरिल्ला स्टाइल पे लड़कर के उन्होंने हड़ताल को कामयाब बनाने में भी हुआ। तो ऐसे साथी जिस शाखा में रहा, बरसों उसकी जिंदगी यहाँ कटी, ऐसे में हमें उसको उनको अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनको हम याद करते हैं। उनको हमेशा याद करिएगा, कम से कम आप जितनी शाखा में जितनी चर्चा करें उस शख्स को आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। उनके बारे में जितनी बातें बताई जाए, मैं तो आपको संक्षेप में खाली इशारा कर रहा हूँ। उस साथी का बहुत बड़ा योगदान इस उद्यम को चलाने में, खाली प्रदेश को नहीं, आपकी शाखा को नहीं, प्रदेश स्तर के कामों को चलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, निश्चित रूप से हमेशा याद किया जाएगा। साथियों, अभी जनवरी के महीने में जब मीटिंग हुई थी इनकी प्रदेश कार्य समिति की, तब ये किया गया कि जो शाखाएं सक्रिय नहीं है उनको सक्रिय करने के चुनाव कराओ, सम्मेलन कराओ, प्रदेश का सम्मेलन भी करना है। तो ये दौर इस रूप में शुरू हुआ है। अभी 2 मई को जयपुर डिपो का सम्मेलन भी इसी जगह पे हुआ, बहुत शानदार सम्मेलन हुआ, अच्छा सम्मेलन था। आपका सम्मेलन भी उससे कम नहीं है, वैसा ही नजर आ रहा है मुझे निश्चित रूप से। हमें लग रहा था शायद आपका कम रह जाएगा कभी तुलना में, पर आप सबकी मेहनत से, तजर्बे से आपका सम्मेलन बिल्कुल जयपुर डिपो की तरह ही उपस्थिति की दृष्टि से अच्छा नजर आ रहा है, इसके लिए आपको बधाई। दोस्तों, हम जिस माहौल में आज हैं, हम हमारी चर्चा तो हम करेंगे और हमारी चर्चा तो आप में से सभी जानते हैं, खाली मैं अपने ढंग से करूंगा उस चर्चा को, किन हालातों में हमको जीना पड़ रहा है, किन हालातों में हमारी नौकरी चल रही है, क्या क्या तकलीफें हमको भुगतनी पड़ रही हैं, क्या क्या हमारी मांगे पेंडिंग है, कैसा व्यवहार हमारे साथ तो हो रहा है सरकार में, वो तो सब जानते हैं, उसकी चर्चा तो मैं करूंगा आपसे। और उससे पहले भी चर्चा ही करना चाहता हूँ। हम ट्रेड यूनियन का मतलब ये नहीं कि अपने अपना सोचते रहे, हम नारा क्या लगाते हैं, इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, दुनिया के मजदूर एक का नारा लगाते हैं, तो नारे का कोई तो भी नहीं होगा, या खाली नारा लगाने के लिए लगाते हैं। इंकलाब का मतलब है परिवर्तन, सामाजिक स्थितियां जो है जिसमें मजदूर वर्ग का लगातार शोषण हो रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरा हिंदुस्तान के अंदर मजदूर वर्ग पर लगातार हमले हो रहे हैं, उन हमलों को बदल दिया जाए, इसलिए इंकलाब का नारा लगाते हैं। अब वो कब आएगा टाइम कोई नहीं जानता। दुनिया के मजदूर एक का नारा इसलिए लगाते हैं कि दुनिया में मजदूरों का शोषण हर देश में, हिंदुस्तान में भी है तो पाकिस्तान में भी है, तो आपको अमेरिका में भी है, जिसको अमेरिका को बहुत बड़ा धनाढ्य देश मानते हैं, ब्रिटेन में भी है, बेरोजगारी है, तो सारी चीजें तो हमारी उनकी सब समस्याएं चलती है करीब करीब। इसलिए दुनिया के मजदूर एक का नारा लगाते कि दुनिया के मजदूर एक होकर के दुनिया के अंदर हमें अपने शोषण के खिलाफ संघर्ष करके राज बदलेगी, मजदूरों का राज लाएंगे, किसानों का राज लाएंगे। इस रूप में हमको तो अपने बारे में सोचने की जरूरत होती है, वरना आमतौर पर लोग कहते हैं बातों से हमारा क्या लेना देना, अरे महंगाई की बात है हमारा क्या लेना, आज ये बात करो मेरी ड्यूटी ठीक लग रही नहीं लग रही, मेरा रूट तो सही चल रहा है नहीं चल रहा है, मैं वर्कशॉप में मुझे सुविधा है, मुझे दफ्तर में सुविधा है, केवल इन बात तक सोचने से आप ट्रेड यूनियन के अच्छे कार्यकर्ता नहीं बन सकते हो। ट्रेड यूनियन का काम है सारी बातों को समझ करके आगे बढ़ना, अपनी बातों के साथ साथ संघर्ष करते हुए सारे बड़े संघर्षों के साथ में अपने आप को जोड़ना।
तो इस संदर्भ से चर्चा करते हुए आपसे कहना चाहता हूं कवियों कि अभी राज हिंदुस्तान में किसका है? किसका राज है? किसका राज है? कितनी देर को लगाई बोल रहे हैं, याद नहीं आ रहा था, बोलना नहीं चाहते, याद क्या है, बोलना नहीं चाहते। तो कम से कम मुझे यही ताकि हो रहा है, 3 बार पूछ रहा हूं, तब आपकी जवाब सुन लीजिए किसका राज। ये पहली बार पूछते ही आपके जवाब से निकलना चाहिए था किसका राज है। तो कहां है आपकी समझ? या तो मेरा सवाल समझ में नहीं आ रहा था आपको, तो सीधा सा सवाल था किसका राज है। इस सवाल में क्या है फिर था? तो ये आपकी ऐसे वक्त पे जब ये इस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आती है नहीं आती, उससे पता लगता है कि आप कहां हो, कौन सी दुनिया में आप जी रहे हो। आपको कोई मतलब नहीं किसका राज है किसका राज नहीं है, पढ़ लिया होगा याद है, हम वो देखिए, वो भी बड़े धीरे से बोल रहे हो। तो हालांकि कोई भी सवाल पूछा जाए अगर आपको पता है तो जवाब दो, जवाब देना चाहिए। तो आज जो राज है, मैं ये नहीं कहता मोदी से, मोदी तो प्रतीक है उसका, मोदी तो खाली उस राज के प्रतीक हैं। शासन है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक एनडीए बना हुआ है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उसके साथ और भी दल जुड़े हुए हैं, पर वो भाजपा ही है सबसे प्रमुख भारतीय जनता पार्टी, उसके नेतृत्व में है। प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, इसलिए आप बोलचाल में जो प्रधानमंत्री है इसलिए साहब बोल देते मोदी जी का राज है, मोदी जी का राज है। ये मोदी जी का राज 2014 में आया, उससे पहले तो नहीं था। तो क्या क्या नारे लेकर के आए थे वो, हमें अच्छे दिन आएंगे, तो लोगों को लगा यार तो बहुत बुरे दिनों में ये अच्छे दिन आएंगे, अच्छा नारा लग रहा था, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, अच्छे दिन आएंगे, सभी को लग रहा था नारा। हम जीत के आएंगे, काला धन विदेशों से लाएंगे, हर एक को 15-15 लाख रुपए देंगे, 15-15। मैं तो रिटायर हो गया था उस वक्त, मैंने सोचा मेरे को रिटायरमेंट पर 15 लाख नहीं मिले, करीब 35 साल की सर्विस करने के बाद में 7-8 लाख रुपए मिल पाए थे मुझे तो उस जमाने में, तो कम से कम 15 लाख मिलेंगे तो मैं तो धनी हो जाऊंगा। तो सारे लोग सोच रहे थे हिंदुस्तान में 15-15 लाख मिलेंगे, ये मिलेंगे, हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। तो आपको आज को 12 साल से ज्यादा होने को आ गए, 12 साल में 2 करोड़ लोगों को नौकरी नहीं मिली, काला धन तो नहीं आया, 15 लाख छोड़ना आपको 50,000 रुपए आपको किसी को नहीं मिले, एक पैसा नहीं मिली। बेरोजगारी क्यों करेंगे, कहां बेरोजगारी है? और फिर तो उन्होंने कानून ऐसा बना दिया कि बेरोजगारी के आंकड़े में बताओ, पहले बेरोजगारी के आंकड़े इकट्ठे होते थे, ये शिक्षित बेरोजगार, ये कम पढ़े लिखे बेरोजगार या शिक्षित बेरोजगार, ताकि उससे पता लगता था हिंदुस्तान की पॉपुलेशन में कितने लोग बेरोजगार हैं। अब सरकारी आंकड़े ही, जो सरकारी आंकड़ा आलोचना होगी नौकरी नहीं देगी, लोगों को रोजगार नहीं देगी, इतने आंकड़े ये बनाना बंद कर दिया इस राज के अंदर। तो महंगाई पर कोई काबू नहीं आ रहा। और अभी तो ताजा ही घटना है महंगाई की, कल ही मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे एक पोस्ट चलाई, मैंने फेसबुक पर भी डाली, और आज तो अखबार में आ गया कि 3 रुपए एकदम से बढ़ गए, 3 रुपए आज बड़ा बड़े हेडलाइनों के अंदर कर। और इससे पहले 4-5 दिन पहले तो प्रधानमंत्री जी 2 बार अपील कर चुके, बड़ा संकट आ रहा है भाई, इसलिए पेट्रोल कम चलाओ, डीजल कम चलाओ, यात्राएं मत करो, पूरी यात्रा तो खुद करेंगे, उनकी यात्रा पर रोक नहीं है, बाकी और विदेश की यात्राएं मत करो, वर्क फ्रॉम होम कर दो, गाड़ियां पूल सिस्टम में चलाओ, कार पर जाना है तो अकेले मत करो। तो मतलब ये हो गया, तो आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट का साधन तो ढंग का है नहीं। जैसे जयपुर की बात करें, पूरे हिंदुस्तान की बात करें, आज अगर लोग जो आप ड्यूटियों पर आते हैं, मैं कहता हूँ सभी करीब लगे, हो सकता है 1-2% ऐसे हो जो कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेते होंगे, पर सभी लोग अपने अपने साधनों से आते हैं। ज्यादातर तो शहर में रहने वाले लोग, किसी के पास मोटरसाइकिल है, किसी के पास स्कूटर है, किसी के पास क्या होगा, इस तरह से मोपेड होगी, ऐसे आ रहे हो। तो अब यहाँ ये अगर बंद कर दोगे आप चलाना, तो जयपुर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहाँ है? सिटी सर्विस तो ढंग की है नहीं, ट्रांसपोर्ट में मेडी आपका मेट्रो भी पूरी जयपुर के अंदर तो नहीं फैली हुई है, कैसे आएंगे लोग, कैसे चलेंगे? तो पैदल आएंगे क्या? 15 किलोमीटर दूर रहता है, पर क्या नहीं होगा पेट्रोल डीजल, तो आगे तकलीफ तो भुगतनी पड़ेगी। साइकिल खरीदेंगे लोग, अब प्रचार करने के लिए अखबार में मैंने फोटो देखी कि जिसमें पुलिस के डिप्टी कमिश्नर और ये सारे साइकिल पे चल रहे हैं। अब पता नहीं दिखाने के लिए चल रहे हैं, कोई नहीं चलने वाला है साइकिल का, सब खाली दिखाने के लिए चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की अपील है,
हम सरकारी लोग हैं, हम पालना कर रहे थे, आप भी करो, आपको हमको दिखाने के लिए सारी बात हो रही है। तो ये सारे इस तरह से चल रहे हैं। एक तरफ तो ये हाल है, और 12 साल के अंदर 6 दिन हमारे क्या हुए, खास करके मजदूरों की बात करें तो आम जनता की बात हुई, बेरोजगारी फैल रही है, महंगाई बढ़ रही है, नौकरियां नहीं मिल रही है, लोगों को धंधे नहीं मिल रहे। हम में से, आप में से भी परिवार में कई बेरोजगार घूम रहे होंगे, कहीं है क्या रोजगार लोगों को, कई रोजगार नहीं मिल रहे, तो कहीं अपराध की तरफ बढ़ रहे, तो कैसे बढ़ रहे हैं? खास करके हम कर्मचारी मजदूर की बात करें, हिंदुस्तान के मजदूरों ने लगातार अंग्रेजों के टाइम, जब अंग्रेजों का राज था, हिंदुस्तान गुलाम था, आजाद नहीं था, 15 अगस्त 1945 से पहले, 47 से पहले, उस समय भी लड़ाइयां हुई, संघर्ष किए चले। तो एकक तो 1920 में बन गई थी, एकक जिसका अपना संगठन है, ये 1920 में बन गया था। तब संघर्ष किए, बाद में लगातार संघर्ष किए मजदूरों ने, और भी संगठन बने, बहुत बड़े-बड़े 44 कानून मजदूरों के लिए बने, 44 अलग-अलग कानून बने। हमारे परिवहन के कर्मचारियों के लिए भी 1961 के अंदर मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट नाम से अलग से कानून आया था, ट्रांसपोर्ट के मजदूरों के लिए। ऐसे 44 कानून थे अलग-अलग। इस सरकार ने 44 कानूनों को बदल दिया। किसके लिए बदला? मजदूरों के हक में नहीं बदला, अच्छे नहीं किए कानून, मजदूरों के हक में थे वो कानून, उनको बदल के मालिकों के हक में कर दिए, मजदूरों के खिलाफ कर दिए। तो 44 कानून में से उन्होंने 15 कानून तो समाप्त भी कर दिए, और बाकी जो 29 कानून रहे, 29 कानूनों को बदल के केवल 4 कानून बना दिए। अब 4 कानूनों को बड़ा प्रचार कर रहे, ये मजदूरों के समर्थन का कानून हमारी सरकार लेके आई है, वो मजदूरों का समर्थन का नहीं है। जो कुछ मजदूरों को सुविधाएं प्राप्त थी, वो कानून छीनने का काम उस कानून के अंदर उन्होंने किया है, मजदूरों को वापस गुलाम बनाने का काम किया है। आज कानून के अंदर 8 घंटे की ड्यूटी है, ये अलग बात है, हमारे 8 घंटे के 10 12 बना 14 15 15 घंटे ड्यूटी ले रहे, पेमेंट भी नहीं मिलता है, पर कानून तो 8 घंटे का ही है ना, उसमें तो कर दिया, 12 घंटे तक काम ले सकते हो। महिलाओं को रात को काम करने की छूट दे दी, महिलाओं को रात को, जैसे हालात देश के अंदर है, महिलाएं सुरक्षित है क्या? रात को काम करने की छूट दे दी, जिस तरह की दे दी, और उसके अंदर अब आगे भविष्य के अंदर रेगुलर अपॉइंटमेंट को करने की जरूरत ही नहीं मालूम। उसने कानून में एक क्लास डाल दिया, फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट। फिक्स टर्म का मतलब है एक निश्चित अवधि के लिए आपकी नियुक्ति होगी, आपको 6 महीने की नियुक्ति दे दी, नियुक्ति पर पकाएंगे, 6 महीने के लिए आपको भला पद पर भर्ती किया जाता है। भविष्य में होने वाला है, आपके हमारे परिवार के बच्चों को भी भुगतना पड़ेगा ये 6 महीने बाद खत्म हो जाएगी नियुक्ति, आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते। तो अभी तो ऐसा करें तो कोर्ट पकड़ लेता है, 240 दिन की सेवा हो गई, रेगुलर करना पड़ेगा। अब उसमें कुछ नहीं, कानून नहीं बना दिया, 3 महीने की देनी हो गई, तो न तो छुट्टी देनी पड़ेगी, न तो ग्रेच्युटी देनी पड़ेगी, न तो ईएल देनी पड़ेगी। ये सारी तो कहां से होगा? कैसा मजदूरों के लिए मजदूरों को गुलाम बना रहे हो, जो कुछ मजदूरों को आज मिलता है वो भी खत्म। तो इस तरह से उसमें ये आपके फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट का ये सोशल सिक्योरिटी, जिसे कहते हैं सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा में कई चीजें आती हैं, नौकरी करते हुए लोगों के लिए भी सामाजिक सुरक्षा की बहुत सी चीजें हैं, नौकरी से रिटायरमेंट हो जाने के बाद भी सामाजिक सुरक्षा की चीजें होती हैं। तो नौकरी में रहते रहते मेडिकल सुविधा है, अभी तो मिल रही है आपको जैसे तैसे करके। उस नए कानून में कोई गारंटी नहीं है कि आपको मेडिकल सुविधा अच्छी मिल पाएगी, आपको पैसा दे रहे हो, तनख्वाह दे रहे हो, उसमें से करो आप सब। रिटायरमेंट के बाद में भी मेडिकल सुविधा मिले, पेंशन अच्छी मिले, बुढ़ापे तो हर एक के बच्चे इतने काबिल नहीं हो सकते जो माँ बापों को संभाल लेंगे। कईयों के बच्चे अच्छे पढ़ जाते, लिख जाते, बहुत बढ़िया नौकरी मिल जाती है, खुद भी बड़े आराम से बढ़िया तरीके से रहते, माँ बापों को भी बहुत बढ़िया तरीके से रख लेते, पर हर एक के बच्चे इस काबिल नहीं बन पाते ना। तो जिनके बच्चे इतने काबिल नहीं बन पाते, वो अपना गुजारा नहीं कर पाते, तो माँ बापों को कहां से संभालेंगे, कहां से संभालेंगे? तो एक सामाजिक सुरक्षा के नाम पर ओपीएस जिसे कहते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम, ये पेंशन स्कीम को बंद कर देंगे, वो पेंशन स्कीम को नहीं लाएंगे, तो क्या होगा? क्या सब मुझे कल्पना ही कर सकते हो? आज तो जब आप नौकरी में अभी भुगतना नहीं पड़ रहा है, पर कल्पना करके देखिए क्या होगा अगर ऐसा होगा। तो इस तरह से मजदूरों को कई तरह की उसमें सुविधाएं समाप्त करती, मजदूरों को हिंदुस्तान के अंदर 10 बड़े-बड़े केंद्रीय श्रमिक संगठन है, सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, जिसमें एटक है, इंटक है, सीटू है, एचएमएस है और बीएमएस भी है। तो मैं सारे सेंटरों के नाम इसलिए ले रहा हूँ
वो सब संगठनों का यहाँ कोई संबंध नहीं है राजस्थान में, या कम है। रोडवेज की बात करें तो बीएमएस में है, तो वो 10 में बीएमएस भी शामिल है ऑल इंडिया के अंदर, वो सरकार के साथ चलती है। बीजेपी का वो आरएसएस को जानते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो बीजेपी का बाप है, वो बीजेपी का बाप है। सामने जो बीजेपी है वो उनका पॉलिटिकल विंग है, जिसे कहते हैं कि राजनीतिक इकाई है। तो बाप तो वो है और बेटा कर दिया आगे कि ये तुम, इसी तरह से बीएमएस को मजदूरों के लिए आगे कर दिया कि तुम वो आरएसएस का संगठन है, वो तो आरएसएस का संगठन है, वो उसका विरोध नहीं कर रहे सारे नए जो कानून मजदूरों के, वो तो कहते हैं सरकार ने अच्छे कानून बनाए। हमारी समझ में ये नहीं आता, हिंदुस्तान के 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों में एक बीएमएस को छोड़ कर 9 जो संगठन है अलग अलग बड़े बड़े, उनके साथ बैंक वाले भी है, रेलवे वाले भी है, ट्रांसपोर्ट के है, बिजली के, वो अलग है उनके साथ के अंदर, वो सब विरोध कर रहे हैं कानूनों को वापस लो, सब विरोध कर रहे हैं, केवल बीएमएस उसका विरोध नहीं कर रहे। तो बीएमएस तो सरकार के साथ है, बीजेपी के साथ है, आरएसएस का संगठन इसलिए विरोध नहीं कर रहे। तो बीएमएस कैसा हमारा संगठन हो गया, ये भी आप रोडवेज के मजदूरों को सोचने की जरूरत है कि रोडवेज में बीएमएस का संगठन जो है वो तो उनसे जुड़ा है, वो भी विरोध नहीं कर रहे। तो भाई मजदूरों का संगठन मजदूरों की पैरवी करने के लिए है या मजदूरों के खिलाफ बनने वाले कानून के साथ उसको आवाज साथ है सरकार की पैरवी करने के लिए बना है। तो मजदूरों का संगठन तो मजदूरों का ही है, एक तो मजदूरों का संगठन है, इसलिए हम विरोध कर रहे लगातार कि कानूनों को वापस लो। अब वो वापस नहीं ले रहे, लगातार संघर्ष जारी है। अभी ऑल इंडिया हड़ताल फरवरी में हुई, 12 फरवरी को पूरे ऑल इंडिया की शानदार हड़ताल हुआ, किसान हमारे साथ आ गए, मजदूर के साथ आ गए। इसी तरह से ये सरकार किसानों को एमएसपी नहीं दे रही है। आप लोग गांव में से आते हैं, कौन लोग आते हैं गांव में से जमीनें होंगी आपकी होंगी, नहीं होंगी तो आपके खेत मजदूर खेत जमीन है वो एमएसपी मांग रहे हैं, भाई हमको पूरा इतना तो दो यार भाव, ताकि हम कम से कम आत्महत्या करते हैं किसान, जितना लगाते हैं पैदा करने के लिए उतना पैसा उनको नहीं मिलता है, तो बेचारे क्या करें। सैकड़ों का हजारों की तादाद में किसानों ने हिंदुस्तान में आत्महत्या कर ली। वो उन्होंने वायदा किया था तुमको अच्छी एमएसपी नहीं लाएगा, और 3 कानून तो उनके खिलाफ बनाए, उनको उन्होंने लड़के किसानों ने महीनों तक संघर्ष किया, उसको वापस कराया, वायदा किया था करेंगे, नहीं वापस उनको बदल रहे, इस तरीके से उत्तर ही कर रहे हैं। हमारे मजदूरों का सवाल भी हम लेकर के आ गए, और भी बहुत सी चर्चाएं की जा सकती है। तो हम कह रहे चाहते हैं मजदूर वर्ग को अपने हितों के साथ अपने जहाँ नौकरी करता है वहाँ की बातों के साथ सोचते सोचते सारी बातों का भी इसका असर पड़ता है, राजनीति का असर पड़ता है, सरकार की नीतियों का असर पड़ता है। इन बातों पर भी सोचने की जरूरत है कि कौन सरकार आपके मजदूरों के हित की सोचने वाली है और कौन सरकार मजदूरों के हित की सोचने वाली नहीं है, ये सोचना पड़ेगा। अब जहाँ तक हम अपना रोडवेज की चर्चा करेंगे तो और भी साथी लोग बोलेंगे, बाकी नहीं सारी बातों को बोलने के लिए हम रोडवेज में भी आज हालात को देखें तो एक जमाना होता था रोडवेज के अंदर करीब 25,000 कर्मचारी काम करते थे। 25,000 की संख्या घटती एक बार 22,000 आ गई, तो हम बोलचाल में कहते 22,000 हुआ करते थे, 22,000 हुआ करते थे, करीब 5,000 के आसपास बसें होती थी। अब वो रूप सिकुड़ते क्या आ गया, आज की तारीख में 1,000 के आसपास मजदूर रह गए, जब 22,000 होते 1,000 नहीं सॉरी 10,000 के आसपास रह गए। तो आप बताइए 12,000 के मजदूर तो वैकेंसियां हुई नहीं भर रहे, कंडक्टरों के अंदर साथ रखते थे और साथ नहीं थे, फिर वो सिविल डिफेंस से भी आए, कब तक काम चलाओगे ऐसा। ड्राइवरों में भी कॉन्ट्रैक्ट ले लेते, भर्ती नहीं कर रहे, वर्कशॉप में भर्तियां नहीं हो रही, गाड़ियों में मरम्मत टाइम पर नहीं होती है, तो वर्कशॉप ड्राइवर कंडक्टरों में भर्ती हुई थी, 14-14, 15-15 घंटे 3,000 किलोमीटर बैठते थे, उनसे भी काम कराने की बात चल रही है। तो इसकी सीमा नहीं है हमारा भी। चलो संकट का समय हो तो घर वाले सब मिलकर तकलीफ पा करके ये घर को उबारना है, सब मिलकर काम करते हैं, पर आज संकट 6 महीने का हो सकता है, 12 महीने का हो सकता है, 2 साल का हो सकता है, या तो लगातार भर्ती नहीं कर रहे, नई बसें नहीं आ रहे, तो लोगों को कब तक 15-15, 16-16 घंटे काम ले गुलाम है क्या, पैसा भी उसका नहीं देते, कब तक गुलामी की जिंदगी जिएगा, कब तक जिएगा। और ड्राइवर कंडक्टर का काम तो बहुत ज्यादा रिस्की काम है, अगर टाइम पर रेस्ट नहीं देगा बॉडी को एक्सीडेंट के खतरे बनेंगे, लोगों का जान का रिस्क बढ़ रही है। तो इस तरह से सारे वैकेंसी बसें दी जा रही है, अनुबंधित बसों को
बढ़ावा देने की बात हो रही है, ये सब भी बहुत बड़ा हमारे सामने संकट है लगातार। और दूसरे सवाल हमारे परशुराम के ग्रेड फर्स्ट का प्रमोशन का जो सवाल ग्रेड फर्स्ट का है 2400 का या 2800 करने का, वो यहाँ से तो पास करवाए, यूनियन में कई बार पास करा के बोर्ड को भिजवा, गवर्नमेंट को भिजवाया, किंतु गवर्नमेंट मंजूरी नहीं देती, वो टाल के बैठ जाती। नहीं तो सेकंड ग्रेड में भी उनको 2400 ग्रेड पे और फर्स्ट ग्रेड में भी 2400 ग्रेड पे उठाएगा प्रमोशन हुआ, ये प्रमोशन तो नहीं कहलाएगा। प्रमोशन में तो आर्थिक लाभ होता है तभी प्रमोशन होता है। नॉन आईटीआई को सेकंड ग्रेड से आके प्रमोशन अपने रखा है, वो भी सवाल है। हमारे जो चाइल्ड लेबर मिलती है वो महिलाओं को मिलती है, तो दफ्तर में काम करने वाली महिलाएं अधिकारी हैं, उनके लिए तो बहुत पहले लागू हो गई। यूनियन में फैसला करा के बोर्ड से भिजवाया, स्टैंडिंग ऑर्डर में आने वाली महिलाएं जो कंडक्टर है, वर्कशॉप में भी काम करती है कई जगह महिलाएं, भाई इनको भी चाइल्ड केयर लीव दो, सरकार उसकी मंजूरी नहीं दे रही है। तो सरकार देखा होगा ऑफिसों में काम करने वाले लोगों की सुविधाएं ज्यादा और दफ्तरों में और जो फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, ड्राइवर है, कंडक्टर है, मैकेनिक है, इनकी सुविधाएं कम। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको कोई भेदभाव, पर मैं ये कह रहा हूँ उनका भी अपना रोल है, रोडवेज को चलाना है, पब्लिक वालों का इनका भी रोल है। बस सही मायने में अगर रोडवे है तो रोडवे ड्राइवर, कंडक्टर और वर्कशा इससे चलती है रोडवे। अगर ये नहीं हो तो दफ्तर से रोडवे नहीं चलेगी। तो आपने उनको दे दी तो सुविधाएं इनको दो, छुट्टी 300 क्यों नहीं है इनको 18 क्यों, उनको 30 क्यों? ऐसे बहुत भेदभाव के सवाल भी है जिनको लेके अब लगातार मांग पर दिए यूनियन ने। पिछले दिनों यूनियन ने वो आंदोलन भी किए 16-17 फरवरी को हर डिपो यूनिट के ऊपर 2 दिन के धरने लगाए। आपके लोग भी कुछ शामिल हुए थे धरनों के अंदर, संख्या नामात्र की थी आपकी ओर पे शामिल, जो सक्रियता नहीं थी आपके मंच में। फिर बाद के अंदर अभी मार्च के अंदर किया हमने पूरे राजस्थान स्तर का धरना, उसमें भी राजस्थान के लोग आए, आपके लोग मिले। इसके बाद आगे बार आंदोलन करेंगे, अब पूरे राजस्थान का सम्मेलन करने की प्रक्रिया बढ़ रही है। तय हो गया सम्मेलन 27-28 सितंबर बीकानेर में होगा सम्मेलन। 27-28 सितंबर को जगह बुक हो गई है उसकी, 1 लाख रुपया लेकर के वहाँ पे करीब उसका खर्चा सम्मेलन का 16 लाख के आसपास आएगा। 2 दिन सम्मेलन चलेगा, पूरे राजस्थान से लोग जाएंगे, आपकी तरफ से भी लोग जाएंगे सम्मेलन के अंदर, जिनको तय करोगे जितना कोटा आपको मिलेगा 10 का 5 का 6 का जितनी मेंबरशिप के हिसाब से, ऐसा आप पीछ के नहीं है सब हर एक को मेरे को 10 दे दो, मेरे को 20 दे दो, ऐसे जितनी मेंबरशिप आपका, तो आप अपनी मेंबरशिप को बढ़ाओ। आपका रिकॉर्ड में मेंबरशिप रखोगे, रिकॉर्ड में नाम मात्र की मेंबरशिप रखोगे, क्यों देनी पड़ती है यूनियन को। और सम्मेलन में मांग करोगे अरे हमारे 2 और दिन दो, चुपचाप काम करते थे। अरे भाई आपको 2 क्यों 10 ले हो गया, पर उसके हिसाब से आप अपनी शाखा की मेंबरशिप रिकॉर्ड में बढ़ाओ, उसके हिसाब से लेवी का भुगतान करो तो आपको ज्यादा मिल जाएगी मेंबरशिप सम्मेलन में जाने के लिए। तो वो भी आपको सोचने की जरूरत है, समय पे चंदा नहीं इकट्ठा होना जरूरी है। समय पे चंदा इकट्ठा नहीं करोगे तो धरना लगाने का काम आएगा, पैसा कहां से आएगा? आज सम्मेलन कर रहे हो, पैसा इकट्ठा किया है आप, तभी सम्मेलन हो रहा है, तो सम्मेलन के लिए पैसा इकट्ठा करके अच्छी बात है। पर रेगुलर चंदा जो मंथली है 20 रुपया महीना चंदा है। आज के जमाने में केवल 20 रुपया महीना चंदा भी अगर हम नहीं कर सकते हमारे साथियों से, तो हमारी लीडरशिप क्या कर रही है, क्या कर रहा है हमारा नेतृत्व? माफ करना मुझे समझता हूँ यहाँ नेताओं की चंदा भी बाकी होगा। हो सकता है नेताओं का चंदा तक जमा नहीं, पर देता है। यूनियन का विधान ये कहता है 3 महीने तक अगर किसी की मेंबरशिप नहीं जमा, चंदा जमा नहीं हो तो उसकी मेंबरशिप समाप्त हो सकती है 3 महीने बाद। अभी तो 2 साल चंदा जमा नहीं होता और फिर भी मेंबरशिप भी चल रही है, सब पद पे भी बने हुए भाई। तो इसको बदलो भाई तरीके को। हम आलोचना करते नहीं करते, सरकार करते नहीं करते, यार का सिस्टम ठीक नहीं है, ये काम ठीक नहीं है, ऐसे होना करते नहीं करते। कुछ लोग बोल रहे हैं, बाकी लोग तो समझते सब ठीक होता होगा। सरकार की गलतियों की आलोचना करते हो नहीं करते हो? फिर धीरे से नहीं, अरे बोलो तो जवान तो बोलो, इधर की तो बोली नहीं, समझ नहीं आ रही क्या? रोडवे पे गलती होती, ड्यूटी चार्ज ठीक से नहीं बन रहा है, लॉकशिप ड्यूटी चार्ज लेट से बनता है, ऐसा बोलते हो नहीं बोलते? कहीं पर इंक्रीमेंट मिलता है बोलते हो?
क्या क्यों नहीं बोलते, चंदा क्यों नहीं इकट्ठा होता? जो नेता सरकार के सिस्टम की आलोचना करता है, हमारा अच्छी बात है, रोडवेज की गलतियों की आलोचना करता है, बहुत अच्छा कर रहा है, पर उसी नेता, वही नेता जब यूनियन में सिस्टम की बात नहीं करता, यूनियन की समय में मीटिंग की बात नहीं करता, अगर यूनियन में मीटिंग नहीं होगी तो लोगों की समस्या का कैसे पता लगेगा? तो आपकी मीटिंग होती क्यों होती है? तो आपको ये भी आदत डालनी पड़ेगी कि लोगों की समस्याएं आप तक पहुंचे, आपके बाद प्रशासन तक पहुंचे। ये तरीका है, इसीलिए यूनियन होती है। तो आपकी जो कार्यकारिणी बने, वो कार्यकारिणी आप इसके लिए आगे डालो, महीने में एक बार मीटिंग आवश्यक रूप से करेंगे। रनिंग स्टाफ के सब लोग मीटिंग में नहीं आ सकते। जिस दिन मीटिंग रखोगे, किसी को छुट्टी नहीं मिलेगी, किसी का रेस्ट नहीं होगा, पर आप पहले से एक आदत डालोगे तो महीने 2 महीने 3 महीने करने के बाद आदत आ जाएगी लोगों को। भाई हर महीने की फला तारीख को मीटिंग होगी, अगर उस दिन छुट्टी नहीं है या कोई अगला नहीं है तो ऐसा करके मीटिंग का सिस्टम डालोगे, चंदा का भी रिव्यू होगा, समस्याओं का भी रिव्यू होगा, स्थानीय मांगों का भी होगा, प्रदेश स्तर की मांगे प्रदेश कार्यालय को भेजोगे, वहां से सरकार को भेजेंगे। ये सिस्टम है काम को चलाने की। तो मैं समझता हूँ आप अब तक जो कुछ कमियां रही हैं, आने वाले समय में सब मिलकर के इन कमियों को दूर करके संगठन को मजबूत करो दोस्तों। संगठन मजबूत होगा, आप ही का काम आएगा, मेरे काम नहीं आएगा। अगर वैशाली नगर में समस्याएं हैं तो समस्याओं का हल आपका संगठन ही करेगा। उसका हल करने के लिए जयपुर डिपो वाले नहीं आएंगे, कोई विद्यानगर डिपो के नहीं आएंगे, वहां के लिए वैशाली के लोग नहीं जाएंगे। वहां के लोगों को वहां की समस्याएं तो जाकर मुर्दा जा सकता है। कहावत है बुजुर्गों का कि जाकर मुर्दा जहाँ जलता है, तो दिल्ली का मुर्दा जयपुर में नहीं जलेगा, जयपुर के मुर्दे को दिल्ली में जाके नहीं जलाएंगे। तो आप अपने संगठन को मजबूत करो। आपके हक की लड़ाई लड़ने के लिए आपके संगठन को मजबूत करना जरूरी है। आपकी संगठन मजबूत होगा, शाखाएं हमारी मजबूत होगी, तो शाखाओं के बाद प्रदेश मजबूत होगा, और प्रदेश मजबूत होगा तो बड़ी लड़ाई आसानी से लड़ी जा सकती है। कई बार व्हाट्सएप पर लोग ग्रुप चलाते हैं, हड़ताल कर दो इसके लिए, सुन के तो बहुत अच्छा लगता है, क्या हड़ताल की बात कह रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है हड़ताल की बात कह रहा है। पता नहीं हमें कितनी हड़ताल है, कितनी हड़ताल है, एक साथ तो कितनी बता के नहीं बता सकता कितनी हड़ताल है, तो को बोलता अच्छा लगता है, पर हड़ताल हो कैसे? हड़ताल नेता करता है क्या? मजदूर करता है हड़ताल? तो मजदूर हड़ताल करने की स्थिति है नहीं। मैं आपको 1990 की जो 72 दिन की हड़ताल की बात कह रहा हूँ, 72 दिन हड़ताल थी। बस का पहिया मिल गया, इनकी गाड़ियां को चमचे लोग चलाते थे पैसा कमाने के लिए, तो बाकी तो टोटल राजस्थान 72 दिन बंद रहा। एक तक की हड़ताल थी, सारे संगठनों ने विरोध किया हड़ताल का, इंटक ने विरोध किया, सीटू ने विरोध किया, बीएमएस ने विरोध किया, अकेले एक डायरेक्टर ने हड़ताल किया राजस्थान के अंदर। 4 दिन बाद सीटू साथ की, 4 दिन बाद जब सब जगह हड़ताल हो गई तो उन्होंने कहा आप तो जुड़ जाओ हड़ताल के अंदर। तो वो हड़ताल थी, उसमें ताकत थी, एक की थी कि 72 दिन हड़ताल चलती। भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री होते थे, लाख चुनाव लगा दिया उन्होंने किस तरह से हड़ताल को तोड़ो, किंतु लोग तोड़े नहीं, एकता में रखी। आज वैसी एकता की जरूरत है, बड़ी तो बड़े आंदोलन के लिए हड़ताल के लिए संगठन की मजबूती की जरूरत है। तो आप जो व्हाट्सएप पे लिखते हैं मुझे अच्छा लगता है, फलीभूत करो, हो जाएगा फलीभूत। अगर आप सब मिलकर के संगठन को मजबूत, सब जगह हर शाखाओं में संगठन मजबूत हो जाए, ज्यादा से ज्यादा कुछ मत बताओ। देखो मान लो एक डिपो में 400 आदमी काम करते हैं, मुझे पता नहीं वैशाली की संख्या कितनी होगी, आपकी कितनी संख्या है? टोटल संख्या क्या है वैशाली में? 300, 400, 500, 400 में 400। तो 400 में से कितने लोगों तक आपकी पहुंच है? 400 कर्मचारियों में से कितने लोगों तक आपकी पहुंच है? अगर आपकी पहुंच मात्र 50-60 लोगों तक ही है तो आप एक यूनियन नहीं हो, आप खाली ग्रुप हो। 400 लोगों में 50 आदमी क्या यूनियन नहीं? कम से कम भी 50% तो हो। अगर 50% तक भी आप नहीं पहुंच सकते तो फिर क्या मतलब यूनियन का? कौन आपकी ताकत बनेगा? आप चीफ मिनिस्टर के पास जाओगे ज्ञापन लेके तो इसलिए आपकी बात नहीं सुनेगा कि आप यूनियन के पदाधिकारी गए, इंटक के पदाधिकारी आए, ज्ञापन लेके आए, वो ये देखता है कि पीछे ताकत कितनी है। अगर उसको नजर आता है ताकत है तो आपकी बात 4 बार सुनेगा। उसे लगेगा यार थोड़े से लोग नहीं भी करूंगा तो क्या कर लेंगे मेरा, क्या कर लेंगे मेरा, तो आपकी बात इस कान सुनेगा, इस कान निकालेगा मेरा, बाकी तो बात को सुनना चाहिए।
फिर कहते हो आगे बात हमारे बात नहीं सुनता चीफ मिनिस्टर। तो इसको बदलना है ट्रेंड को। ये ट्रेंड जब ही बदलेगा जब आपकी ताकत बढ़ेगी। तो मैं समझता हूँ आने वाली कार्यकारिणी जो नई चुनी जाएगी वो अपनी ताकत को बढ़ाने की भी बात करेगी। नौजवान लोगों को जोड़ने की ज्यादा जरूरत है। जिनकी उम्र ज्यादा हो गई वो तो रिटायर हो जाएंगे थोड़े अरसे बाद में। जिनकी नौकरियां ज्यादा है उनकी ज्यादा जिम्मेदारी है तो उनको ज्यादा समस्याएं देखनी पड़ेगी। वो संघ के साथ जुड़े पदाधिकारी भी बने, कार्यकारिणी के सदस्य भी बनाओ उनको। तो इस तरह से करो। मैं समझता हूँ मैंने ये बातें कही है आपको बुरी लगी तो आस्कार सुन के इसका निकाल देना। आप समझते हो जरूरी है संसद के हित के लिए जरूरी है बातें तो गंभीरता से विचार करिएगा। अब पुराना डरना भूल जाओ क्या हुआ था। अब नए ढंग से सोचोगे इन शब्दों के साथ। मुझे उम्मीद है आशा करता हूँ आपसे पूरा विश्वास है कि हमारी वैशाली नगर शाखा और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी सम्मेलन के बाद में। और आने वाले समय में रिजल्ट बताएगा कि हाँ भाई हमारी संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। इन शब्दों के साथ मैं आपके सम्मेलन का औपचारिक रूप से उद्घाटन करता हूँ। कुछ नारे लगाता हूँ हर साथी मुक्तिकार के जोरदार तरीके से नारे का जवाब देगा। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनका हाथ नहीं उठा, इनकलाब ही नहीं बोल सकते, हाथ नहीं उठा सकते। क्या से लड़ोगे भाई टीम बेटा? अरे नारा तो इनसे लगाओ यार। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। AITUC जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तक को अंग्रेजी में AITUC बोलते हैं। कई लोग कहते हैं AITUC का यूज है, कई ऐसे भी होंगे। हिंदी में एकटक, अंग्रेजी में AITUC। AITUC जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉइज यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। थैंक यू। अस्सलाम। कॉमरेड यादव साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। कॉमरेड यादव साहब ने नेशनल स्तर से लेकर राज्य सरकार से लेकर रोडवेज प्रशासन